Hello, students and viewers. The topic today is atomic structure, and uh, in order to study atomic structure, further details, it is necessary to understand what is radiation and what is electromagnetic radiation. रेडिएशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, ये जानना आप जरूरी है। तो रेडिएशन is nothing but a phenomenon where a material emits different types of energies. It can be in form of heat, light, or other electromagnetic waves. Okay. रेडिएशन उत्सर्जन ये एक प्रकार का घटना है, एक प्रकार की घटना है जिसमें कि किसी भी मटेरियल पदार्थ के द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा निकलती है। और ये ऊर्जा या तो ताप के रूप में हो सकती है, या प्रकाश के रूप में हो सकती है, या दूसरी प्रकार के किरणों के रूप में हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें। अब जरूरी यह है कि हम पहले ये देख लें कि इसको किस प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। हाउ डू वी क्लासिफाई? इट इज क्लासिफाइड एज मैकेनिकल रेडिएशन एंड ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैकेनिकल रेडिएशन का सीधा तात्पर्य है कि ये यांत्रिकी विधि से, यानी हम करते हैं, कुछ करते हैं पदार्थ के ऊपर, कोई क्रिया करते हैं जिससे कि उत्सर्जन होता है। और जैसे मैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण दूं कि जैसे हम चर्चेज में या मंदिरों में जाते हैं और घंटा बजाते हैं, बेल, वी रिंग द बेल्स, वी फाइंड दैट साउंड वेव्स कम आउट और इट ट्रेवल्स इन सर्टेन मीडियम। उस वातावरण के वायु में या हवा में साउंड की वेव्स, ध्वनि तरंगें फैल जाती हैं, जिससे कि सबको उसकी आवाज सुनाई पड़ती है। और इतना ही नहीं, वो एक प्रकार से जो मीडियम है, जो पदार्थ है जिससे कि तरंगें निकल रही हैं, उसमें एक प्रकार का स्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है। तो ऐसे ऊर्जा के उत्सर्जन जो कि किसी प्रकार से पैदा किया जाए और पदार्थ को वाइब्रेट करे, उसको, और जिसके लिए ऊर्जा का एक माध्यम होना जरूरी है, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल रेडिएशन। दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं कि एक शांत जल है और उसमें अगर एक पत्थर का टुकड़ा डाला जाए तो हम देखते हैं कि जहां पर पत्थर गिरता है उसके चारों ओर सर्कुलर, गोलाकार आवृत्ति की लहरें बनना शुरू हो जाती हैं और ये लहरें फैलती चली जाती हैं। ये लहरों का फैलना एक माध्यम को दर्शाता है कि जल में ये तरंगें निकल रही हैं, बढ़ती चली जाती हैं और अदृश्य हो जाती हैं। तो मैकेनिकल रेडिएशन इस प्रकार का है जिसमें दो चीजें जरूरी हैं कि ये तो जिस मीडियम को, जिस वातावरण में ये तरंगें फैल रही हैं, उसमें एक प्रकार का वाइब्रेशन या स्पंदन हो और धीरे धीरे करके वो ऊर्जा खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक विद्युत चुंबकीय रेडिएशन अलग होता है, जिसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। कोई भी मटेरियल, कोई भी पदार्थ जो कि 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, वो एनर्जी, ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इट एमिट्स एनर्जी
इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये ऊर्जा का उत्सर्जन तापक्रम पर निर्भर करता है। अगर तापक्रम कम है तो ऊर्जा की जो किरणें बनेंगी, जो वेव्स बनेंगी, वो कम फ्रीक्वेंसी की होंगी। कम फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अभी हम थोड़ी देर में और उसका विवरण बताएंगे। लेकिन वो ठंडी सप्ताह में जिसका तापक्रम कम हुए, उसमें कम फ्रीक्वेंसी की किरणें बनती हैं। लेकिन तापक्रम अगर बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की तरंगें बनती हैं। ये मैकेनिकल रेडिएशन से फर्क होता है इसमें। इसके लिए किसी प्रकार का माध्यम की जरूरत नहीं है। डजंट नीड एनी एनर्जी। इट कैन बी ट्रांसफर्ड इवन इन वैक्यूम। अब क्यों ये रेडिएशन होता है, अगर उसका हम अध्ययन करें तो हम ये देखेंगे कि जब पदार्थ में किसी पदार्थ के द्वारा उत्सर्जन होता है, तो ये तो हमको मालूम है कि पदार्थ का अल्टीमेट पार्टिकल एटम है, और जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर लोकेशन में, पर्टिकुलर स्थिति में है। लेकिन जैसे ही तापक्रम बढ़ता है या ऊर्जा उस माध्यम को मिलती है, तो ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाते हैं, अपने स्थान को छोड़ देते हैं और थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। और उत्तेजित होने के कारण उसमें ऊर्जा आ जाती है, किंतु यह अस्थाई होता है। इट इज नॉट स्टेबल। इट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, और ओरिजिनल पुनः मूल स्थिति में आने के लिए वो जो ऊर्जा उसने ग्रहण किया था इलेक्ट्रॉन ने, उसको उसे छोड़ना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो जो एब्जॉर्ब एनर्जी है, जो अवशोषित ऊर्जा है, वह पुनः वापस आती है, और ये ऊर्जा तरंगों के रूप में हमको पता लगती है, और इसके लिए किसी प्रकार की माध्यम की जरूरत नहीं होती। यहाँ तक कि ये वैक्यूम में भी दिखाई पड़ सकता है। वैक्यूम मतलब शून्य। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑल्सो टर्म्ड एज रे। इस प्रकार की जो ऊर्जा निकलती है तरंगों के रूप में, उसको हम रे या किरण भी बोलते हैं। और लिहाजा अब ये जरूरी होता है कि हम इन किरणों को, इन रे को, इन तरंगों को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करें, किस प्रकार से हम कैटेगराइज करें, और उसको हम जो दो इकाइयां हैं जिनके द्वारा हम कैटेगराइज करते हैं, एक तो होता है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी। और किसी भी तरंग का इट हैज गॉट इट्स ओन शेप। कोई भी वेव का उसकी शक्ल होती है, और डायग्रामेटिकली चित्र के अनुसार अगर हम बनाया जाए तो फ्रीक्वेंसी वेव डायग्राम एक पर्टिकुलर डेटम प्लेन पर, एक प्लेन पर अगर हम देखें, तो वो इस प्रकार से तरंगें ऊपर नीचे चलती रहती हैं। जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और नीचे वाले को बोलते हैं ट्रफ। ऊपर का मैक्सिमम पोर्शन is known as crest, and the lower one is known as trough. And the distance during which the wave of similar shape return, एक ही प्रकार की वेव कितनी दूरी में फिर से दिखाई पड़ती है, उसकी दूरी को हम बोलते हैं wavelength. So the diagram here represents wavelength, and there is another criteria to note down to identify the waves, and that is frequency. Frequency represents the number of waves passing through a particular point in 1 second. किसी एक निश्चित स्थान से या निश्चित बिंदु से
कितनी वेव्स एक सेकंड में निकल रही हैं या पास हो रही हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और इसको हर्ट्ज एक संख्या है, इट इज जस्ट ए नंबर, जो कि हर्ट्ज एच जेड के द्वारा बताया जाता है। अगर 10 वेव्स एक पर्टिकुलर स्टेट से पास हो रही हैं, द फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज पर सेकेंड। एंड द नोटेशन, देयर इज अ नोटेशन फॉर, एक संकेत प्रतीकात्मक चिन्ह है, नोटेशन है, जिससे कि हम उसको एक्सप्रेशन करते हैं, एंड दैट इज नो। देखिए किस प्रकार से लिखा जाता है। और वेवलेंथ को बताने के लिए ग्रीक वर्ड लैम्डा लिखते हैं। और हमने ये देखा है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। Nu is inversely proportional to the wavelength, and therefore we can say that nu, अगर हम तुलनात्मक चिन्ह ये अगर हम रिमूव करें तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, and that constant is denoted by c. And what is this c? C is a fixed speed of light. लाइट का एक प्रकाश की गति है जो कि हमेशा निश्चित रहती है, and that is 3, roughly it is equal to 3 into 10 to the power 8 meters per second. That is the speed of the light, isn't it? So इसी पर आधारित विभिन्न प्रकार के तरंगों को हमने क्लासिफाई किया है, we have classified, वर्गीकृत किया है। Based upon their wavelength, these radiations have been grouped and classified, and these wavelength have been classified as, जैसा कि इस टेबल में दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी और हर्ट्ज के आधार पर हमने विभिन्न प्रकार की तरंगों को, किरणों को हमने आइडेंटिफाई किया है। मूल रूप से उनको गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स के रूप में हमने इसको आइडेंटिफाई किया है, और इनको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के आधार पर दिया है। देखिए अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो वेवलेंथ ज्यादा है, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हमको ये सीखना जरूरी है कि ये वेव्स क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं। जेम्स मैक्सवेल ने 1870 में ये इसका पूरा अध्ययन किया और इसको बताया। He has explained that when a charged particle, that is electron present in an atom, when a charged particle rotates in its own axis, it forms two type of fields around it. अब परमाणु में इलेक्ट्रॉन तो है, और इलेक्ट्रॉन जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है अपनी एक्सिस में, अपनी धुरी में वो लगातार घूमता रहता है। चार्ज है, उसमें कुछ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और साथ ही साथ नेगेटिव चार्ज है। तो दो प्रकार के फील्ड्स या क्षेत्र उसके चारों तरफ बनते हैं, और ये क्षेत्र ऑल्टरनेटिंग होते हैं, ऑसिलेटिंग होते हैं। एक तो क्षेत्र होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। और ये दोनों क्षेत्र ऑसिलेट करते हैं चार्ज पार्टिकल के चारों, और उनसे ऑसिलेटिंग जो क्षेत्र है उनसे वेव्स के रूप में ये तरंगे निकलती हैं, और ये वेव्स इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण होती है। देखिए इस चित्र में हमने दर्शाया है वेव्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड वेव्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब ये वेव्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होती हैं, लंबवत भी होती हैं, और जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं, उसके लंबवत भी होती हैं। तो त्रिविम में अगर देखा जाए 3 डायमेंशन में, तो उसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं। तो अब इससे निष्कर्ष हम क्या निकालते हैं? द कंक्लूजन इज दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो प्रवृत्ति होती है।
एक तो पार्टिकल लाइक है, यानी कण के रूप में है, और दूसरा इलेक्ट्रिकल है, चार्ज है। तो चार्ज होने के कारण तो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिकल वेव्स चल रही हैं, और क्योंकि उसका पार्टिकल नेचर है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। So, the explanation given by James Maxwell lead us to conclude that electromagnetic radiations possess a dual behavior, showing properties of particles as well as uh, the electrical particle as well as electrical. Now, there is, as we have just learned, that different types of waves are there, and they have got their wavelength and the frequencies. Based upon wavelength and the frequencies, these radiations in form of waves have been grouped into gamma rays, X-rays, ultraviolet, visible, infrared, microwave, radio waves, and long radio waves. Now, it is a particular range of wavelength or frequency which using this we have classified it. फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के आधार पर विभिन्न प्रकार की रेस को हमने क्लासिफाई किया है, वर्गीकृत किया है। गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स। नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे कम होती जाती है, वेवलेंथ बढ़ता जाता है। डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीजिंग वेवलेंथ। और एक बहुत छोटा सा स्पेक्ट्रम है, दैट इज नोन एज विजिबल स्पेक्ट्रम। अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में एक बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम होता है, जिसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट। इंक्रीजिंग वेवलेंथ और विजिबल स्पेक्ट्रम अल्ट्रावायलेट रेज के बीच और इंफ्रारेड के बीच में होता है। प्रायः ये 400 to 750 नैनोमीटर के बीच में होता है। एंड इट appears to us in different colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. Varies from 400 to 750 nanometers. तो ये रेंज तो बहुत कम है, और विजिबल हम इसको इसलिए बोलते हैं कि ये हम इसको देख सकते हैं। We can view it. Of course, there is a limit of our visibility. हम लोग जो कुछ भी देख पाते हैं अपनी आंखों से, उसकी एक सीमा होती है। वो लाइट जिसकी वेवलेंथ 380 से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है, 380 to 700 नैनोमीटर, that can be viewed. And as we find, it's very short, 400 to 700, and that is visible light. इंफ्रारेड के बाद तुरंत लाल लाइट दिखाई पड़ती है, और जैसे जैसे हम वेवलेंथ बढ़ती जाती है, विभिन्न प्रकार की लाइटें दिखाई पड़ती हैं, इंक्रीजिंग एनर्जी। A higher temperature of the heated material causes its photons to get into region of visible light spectrum. इसको हम नंबर लाइन में भी बता सकते हैं। ये जो स्पेक्ट्रम है, एक नंबर लाइन में भी हम बता सकते हैं। अगर वेवलेंथ ज्यादा रहती है तो रेडियो वेव्स, और कम वेवलेंथ में गैमा रेज, एंड इन बिटवीन दीज आर द रेज। सो हम देखते हैं, दैट इज हाउ वी फाइंड द विजिबल स्पेक्ट्रम। Stop here. Thank you, and we should be back again with another topic
relating to electromagnetic radiation, and it is related to what is known as black body radiation. Thank you very much.